हरिओम। आज हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण का संबंध व प्रभाव। मानव व पर्यावरण एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात कहना ये चाहिए कि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के सहचारी हैं। पर्यावरण मानव जाति को पोषित करता है, उसी प्रकार मानव पर्यावरण का संरक्षण करता है। जैसे कि मनुष्य अपने रहने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए पर्यावरण पर आश्रित है, उसी प्रकार पर्यावरण मनुष्य के संरक्षण पर आश्रित है। आवास हेतु हमें पर्यावरण पर हम निर्भर करते हैं। मानव अपनी भौतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक व आर्थिक उन्नति के लिए पर्यावरण के घटकों पर आश्रित है। इतना ही नहीं बल्कि यह कहना चाहिए कि प्राकृतिक वातावरण में मानव के हस्तक्षेप से पर्यावरण के स्तर का ह्रास हुआ। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि, आवागमन और तकनीक, इन सब के कारण प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण परिणाम भी अपन देख रहे हैं। सूखा, बाढ़, भूस्खलन, ये सब परिणाम भी हमारी नज़र में आते हैं। प्राकृतिक संपदा के भंडार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। धरती हमारी बंजर हो रही है, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। सिंचाई साधनों की वृद्धि एवं आधुनिक कृषि के तरीके भी बढ़ती आबादी के लिए पेट भर भोजन जुटा पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। अर्थात एक तरफ तो हम दोहन करते चले जा रहे हैं, पर्यावरण का अत्यधिक मात्रा में दोहन करते जा रहे हैं, दूसरे लिए अपने लिए विनाशक घटक तैयार करते चले जा रहे हैं। यह कारण है प्राकृतिक रूप से हमने परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दी है कि चारों ओर प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो प्रदूषण यानी क्या? प्रदूषण क्या है? पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय हानिकारक परिवर्तन को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो विषय आया कि प्रदूषक। तो प्रदूषक क्या हैं? वे अनुपयोगी पदार्थ जो अनुचित मात्रा में उपस्थित होकर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हों, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा मानवीय प्रदूषक, जैसे कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक, कांच, रेडियोधर्मी पदार्थ, धातु, लेड, विभिन्न प्रकार के रसायन, ये मानवीय प्रदूषक हैं। प्राकृतिक प्रदूषण जैसे बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, इससे जो हानि होती है, उस हानि से जो प्रदूषण होता है वो प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार व प्रभाव। वायु प्रदूषण। वायु में विभिन्न गैसों के आपसी अनुपात बिगड़ने अथवा अवांछनीय गैस की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। रासायनिक परीक्षणों तथा कूड़ा करकट, जीव जंतुओं के मृत शरीर के सड़ने आदि से उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से इसका तापमान बढ़ जाता है। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। समुद्र तल का जल 1 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, आदि इत्यादि। इन सब के कारण अपन देखते हैं कि वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो आंखों में जलन, गले की खराश, श्वास रोग व फेफड़ों को नुकसान होता है। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा को बढ़ाता है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, इस बात को समझेंगे। कारखानों से निकली विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें
वायुमंडल में मिलकर वहाँ की विद्यमान वाष्प के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। यह अम्ल जब वर्षा जल के साथ धरती पर गिरता है तो इसे अम्लीय वर्षा, तेजवी वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। यह शब्द इस शब्द का एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था। अब इसका प्रभाव और एसिड रेन जो होती है उसका प्रभाव हमें भारत में आगरा, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के वायुमंडल में अम्लीय वर्षा उत्पन्न होने के कारण गैसों की सांद्रता बढ़ गई है। अम्लीय वर्षा से पृथ्वी का हरित आवरण नष्ट हो जाता है, पेड़ की पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होती है। खेतों में जो खड़ी फसल है वो झुलस जाती है। ओजोन छिद्रें भी प्रभावित होती हैं। तो ओजोन छिद्र क्या है इसको समझें। समुद्र सतह से वायुमंडल के लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक परत है। यह सूर्य से निकली पराबैंगनी घातक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। ओजोन एक संगठित अणु समूह है। फ्रिज, एयर कंडीशन जैसे उपकरणों में काम में आने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के अधिक प्रयोग से ओजोन परत में छेद हो गया है। यह छिद्र सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में देखा गया। अब यह छिद्र दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप के ऊपर फैल गया है। जल प्रदूषण। प्राकृतिक जल में किसी अवांछनीय बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिसमें जल की शुद्धता में गिरावट आती हो जल प्रदूषण कहलाता है। इस जल प्रदूषण में प्रदूषित जल में घुले सीसा, पारा, क्रोमियम आंतों व गुर्दों को कोशिकाओं को खराब कर खांसी, जुकाम, पीलिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि बीमारियों को जन्म देता है। नदियों एवं झीलों में प्रदूषित जल शैवाल और काई को बढ़ाता है। इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियां एवं जल जीव जंतु के दम घुटने से मृत्यु होती है। ध्वनि प्रदूषण। कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो उसे शोर कहते हैं अपन, वह ध्वनि प्रदूषण है। अतः शोर एक अवांछनीय ध्वनि है। एक सामान्य आवाज़ से बहुत अधिक ऊंचे आवाज़ को अपन शोर कहते हैं। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, कल कारखाने, रेलगाड़ियां, सड़क यातायात के साधन, हवाई जहाज, रेडियो स्पीकर, पटाखे, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि ये ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं। मृदा प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिसमें भूमि को उर्वरा शक्ति तथा उपयोगिता नष्ट होती है, मृदा प्रदूषण है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्लास्टिक, पॉलीथीन, खारे जल से निरंतर सिंचाई, घरों में निकला कूड़ा करकट, अस्पतालों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, खानों से निकला मलबा आदि इत्यादि मृदा प्रदूषण के कारण हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश करके रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट जैसे रेडियो सक्रिय तत्व नाभिकीय प्रक्रियाओं में काम आते हैं। ये तत्व ही रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारक हैं। तापीय प्रदूषण। विश्व के
सामान्य तापक्रम में होने वाली अवांछनीय वृद्धि जिसका प्रभाव जीवमंडल पर पड़े तापीय प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ताप विद्युत ग्रहों से निकली ऊष्मा, उद्योगों से छोड़ा हुआ जल, ओजोन क्षेत्र, वन में लगी आग तथा परमाणु परीक्षण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करते हैं। अकाल, सूखा, बाढ़, स्थायी जल स्रोतों का सूखना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जलीय प्रदूषणों का लुप्त होना, जलवायु परिवर्तन, कृषि उपजों में कमी, ओजोन क्षरण इत्यादि तापीय प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं। तापीय प्रदूषण के कारण ये दुष्प्रभाव हो रहे हैं। अब अपन चलते हैं और देखते हैं कि भूमि के बदलते उपयोग व उनके प्रभाव क्या है। भूमि का हम बार बार उपयोग बदल रहे हैं। भूमि का उपयोग जिस प्रकार से हम बदलते जा रहे हैं उसका प्रभाव हम क्या हो रहा है उसको समझते हैं। आदिमानव प्रकृति से पदार्थों को एकत्रित करके जीवन व्यतीत करता था। उस समय मनुष्य जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जल एवं वायु पर्याप्त शुद्ध थे। समय के साथ विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश में पर्यावरण को अपनी आवश्यकता अनुसार बदलना प्रारंभ किया। अर्थात ये कहें कि विकास की रफ्तार ने यह संकट खड़ा किया कि उसने अपनी जो प्रकृति द्वारा दी भूमि थी, मृदा थी, उसका उपयोग अन्य कारकों पर कार्य के लिए प्रारंभ कर दिया। सबसे पहला नगरीकरण। नगरीकरण में मनुष्य ने वनों को काटकर या उपजाऊ भूमि को में घर बनाना और उसमें अपने आवास बनाकर बसाहट खड़ी कर दी, गांव तैयार कर दिए। इससे अपनी उपजाऊ भूमि कम हुई। औद्योगिकरण के कारण से प्राकृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पूरे विश्व में प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का मुख्य कारण भूमि के उपयोग में बदलाव का स्वरूप है। अपन ये कह सकते हैं कि जैसे एक बड़ा उद्योग जब कहीं पर लगता है तो उसके आसपास, चूँकि यह वन क्षेत्र के आसपास लगाया जाता है, बसाहट बस्तियों से दूर लगाए जाते हैं, तो वन क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो वनों को काटकर उद्योग लगाए जाते हैं और उन उद्योगों में कार्य करने वाले हजारों की तादाद में श्रमिक जो होते हैं वो झुग्गियां बनाकर उन्हीं वनों को काटकर अपनी झुग्गियां तैयार करते हैं और वहीं अपना आवास बनाते हैं। हो ये रहा है कि हमारी वन संपदा और जो भूमि का संरक्षण करने वाले वन हैं, वनस्पतियां हैं, उनका विनाश करके हमने आवास तैयार किया औद्योगिकीकरण के लिए या नगरीकरण के लिए। परिणाम यह हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। क्यों कि प्रकृति का आगे अपन समझेंगे कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में वनों का कितना प्रतिशत, जल का कितना प्रतिशत, इस प्रतिशत को मनुष्य ने जानबूझकर बिगाड़ा। जनसंख्या में वृद्धि, यह भी बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान में विभिन्न देशों में मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि ने जनसंख्या विस्फोट का रूप ले लिया है। चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति का परिणाम ये हुआ कि जन्म दर तो बढ़ गई पर मृत्यु दर घट गई और जन्म दर बढ़ गई। तो परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में प्रत्याशित गिरावट आई और जन्म दर में हो गई वृद्धि। इसके परिणाम अपनी जनसंख्या विस्फोटक रूप ले लिया जनसंख्या ने। अब इसका परिणाम यह हुआ कि यह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही है। वन का अवरोपण। वन अवरोपण का अर्थ है वनों को काटना या किसी क्षेत्र में पेड़ों का सफाया करना। इस स्थानांतरित कृषि भी इसके लिए उत्तरदायी है। स्थानांतरित कृषि का अभिप्राय क्या हुआ? एक स्थान में कृषि करना, उपजाऊ उसके मृदा का पूरा उपभोग करना
और बाद में उसको छोड़कर जब वह बंजर हो जाए उसको छोड़कर नई भूमि में वनों को काटकर और उस भूमि पर खेती करना, स्थानांतरीकृत। इसके अंतर्गत वृक्षों को काटो जलाओ का सिद्धांत लागू होता है, अपनाया गया। परिणाम स्वरूप कृषि की इस प्रणाली से वनों को काफ़ी नुकसान हुआ। विशालकाय बांधों का निर्माण, इसमें भी वनों की बहुत हानि हुई तथा उपजाऊ भूमि भी इसके अंदर समाहित हो गई। वनों का निर्माण बिजली की पूर्ति के लिए, इसी तरह रेल लाइनों और सड़कों के विस्तार में भी हमने वनों को भरपूर काटा, नष्ट किया है। ईंधन की पूर्ति में भी वनों का हमने भरपूर कटाई करी और नुकसान पहुंचाया। भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए अब हम इस बात को समझेंगे कि ये सभी तीनों बातें अपने पर्यावरण को किस प्रकार असंतुलित कर रही हैं। भारत में पर्यावरण के संतुलन के लिए कुल भूमि का 33% भाग वन होना ही चाहिए, लेकिन आज यह मात्रा घटकर 21% रह गई है। इसलिए यह संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसका संपूर्ण परिणाम यह दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। आज आपका पाठ पूर्ण हुआ। कल आपको प्रश्न, इस पाठ के प्रश्न प्राप्त